जय हिंद, नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश मिश्रा और मैं आपको पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूं दोस्तों, वो है सीबीएसई के सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के। भाई इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी। जी हाँ, पॉवर्टी चैप्टर के एमसीक्यूज। आज वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम कर लेंगे जो सीबीएसई पॉवर्टी के चैप्टर से देने वाला है। भाई मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि इससे बाहर और कोई इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं हो सकता। सीबीएसई इससे बाहर एमसीक्यू नहीं दे सकता। तो भाई शुरू करते हैं जरा पॉवर्टी चैप्टर के एमसीक्यूज। तो बच्चा पार्टी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का अपना घमासान। क्या कहता है भाई पहला वाला क्वेश्चन? ये कह रहा है कौन सी स्कीम की बात कर रहा है, वो स्कीम देखते हैं भाई जरा। अरे येलो पेन आ जा भाई, ये रहा। कौन सी स्कीम की बात कर रहा है? Which scheme started in 1993 to create self-employment opportunities? भाई सिर्फ एक ही स्कीम क्यों, हम आपको सारी स्कीम बता देते हैं। सबसे पहले इसका आंसर बता दूं मैं बच्चों, तो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना आई थी दोस्तों, ये स्टैब्लिश हुई थी 1993 में। तो इसका आंसर तो बन जाएगा हमारा बी। अब बात करते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसको नरेगा, या फिर महात्मा गांधी का नाम भी इसके आगे जोड़ना चाहिए क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से ये स्टार्ट हुआ था। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका प्रपोजल तो 2005 में आ गया था, सितंबर, शायद 7 सितंबर था। लेकिन ये वाली स्कीम जो लॉन्च हुई थी वो हुई थी फरवरी 2006 में। तो 2006 में हमारी नरेगा जो है स्टार्ट की गई थी। अब आते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भाई ये बड़ी इंपॉर्टेंट योजना थी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बच्चों ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, बहुत रेस्पेक्ट करता हूं मैं उनकी, उन्होंने स्टार्ट की थी और इसकी तारीख थी दोस्तों 1999। 1999 में इन्होंने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट की थी और शायद 1 अप्रैल है इसका दिन। 1 अप्रैल 1999 से हमारी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना स्टार्ट हो गई दोस्तों। अब बात कर रहा है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। इसकी शुरुआत दोस्तों, हाँ बिल्कुल, जून 2011 में हुई थी मेरे हिसाब से। तो इसकी शुरुआत हुई जून 2011 में और ये शुरुआत की थी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, MOD कह सकते हो आप इसे, आप पूरा लिखना चाहो तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट तो रूरल डेवलपमेंट के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री है, उसने इसकी शुरुआत की थी 2011 में। तो हमने सारे के सारे पढ़ लिए, कोई सा भी आ जाएगा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, किसी को भी हल्के में मत लेना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, वो 2006। आपको फरवरी 2006 याद करना, ये तो प्रपोजल था, स्टार्ट तो फरवरी 2006 से ही हुआ था और 200 डिस्ट्रिक्ट में से एक साथ लॉन्च किया गया था। अच्छा जी, फिर आ गया स्वर्ण जयंती अटल बिहारी वाजपेयी। भाई इनका कार्यकाल उसी टाइम पे था, 99 के आसपास। तो सारी अच्छी अच्छी योजनाएं, ग्राम सड़क योजना, ये सब इन्होंने ही बनाई थी भाई। तो 1999 में इन्होंने ये स्वरोजगार योजना बना दी थी। और फिर नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, मतलब गांव देहात के लोगों के जीविकोपार्जन के लिए, सिर्फ वो जिंदा रह रहे हैं, इतना खाना मिल जाए उनको, उसके लिए जो है जून 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इस काम को स्टार्ट किया था। जी तो इसका आंसर हमारा आ गया। कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए, एकदम सही आंसर आना चाहिए हमारा। बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलो जी, 1993 का पूछा हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितना बढ़िया पहला क्वेश्चन था। इस पहले क्वेश्चन ने ही आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। इसे कहते हैं पावर। अगर आप सही जगह पे पढ़ोगे तो आपको ये अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के साथ और कॉपी पेन लेके बैठ जाना। ऐसा नहीं कि देख लिया हमको याद हो जाएगा, भैया भूल जाओगे आप लोग। मेमोरी पावर इतनी अच्छी नहीं होती जी, सारी की सारी डेट्स याद रखें। तो भैया लिखोगे तो अच्छी हो जाएगी, उसको रिवाइज करो, अपने 4 दोस्तों को बताओ कि आज मैंने ये 4 अच्छी डेट याद करी है, तभी तो सीख पाओगे। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द गिवन सेट ऑफ स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है भैया? अच्छा जी देखते हैं। कह रहा ओडिशा हैज द हाईएस्ट पॉवर्टी रेशियो इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके में तो हमारे उत्तर प्रदेश वाले
नंबर 1 पे है। मतलब हाईएस्ट पॉवर्टी रेट लगभग उत्तर प्रदेश में है, और इसका रेट शायद 23 से 29% के बीच में है, 29% के आसपास है। तो 23 से 29 के बीच में हर साल बदलता रहता है। तो भाई उत्तर प्रदेश टॉप पे है, तो ये वाली स्टेटमेंट तो गलत साबित हो गई। अगला क्या कह रहा है, मनरेगा वॉज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया इन सेकेंड। अभी तो मैंने आपको बताया। अरे वाह, आंसर भी पता लग गया आपको। फरवरी 2 2006 में ये लॉन्च हुआ था। और दोस्तों इसको पूरे राज्य में, मतलब पूरे देश में एक साथ नहीं, सबसे पहले इसको 200 डिस्ट्रिक्ट्स में, भारत की 200 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया इसको। और फिर अगले साल जब 2007 आया, 2007 में दोस्तों इसको 130 और अलग अलग जिलों में लागू कर दिया गया था। थोड़ा सा मनरेगा के बारे में बता दें क्योंकि दोबारा आ गया है भाई मनरेगा का जो खास काम था वो ये था कि पूरे साल के अंदर कम से कम आपको 100 दिन का रोजगार तो देना ही देना है, और उसमें आपको इतना पैसा दिया जाएगा कि भाई आपका पूरा साल लगभग चल जाए। तो 100 दिन का रोजगार, एक उसका रोजगार का रेट फिक्स था कि भाई आप कम से कम 100 दिन का काम मिल जाएगा, तो बाकी 200 दिन कहीं ना कहीं तो खेती वगैरह में काम करते ही हैं वहां के किसान लोग। ये गांवों के लिए था, गांव देहात के किसान वालों के लिए था ये मेनली जो मनरेगा था, कि भाई आप 200 दिन तो अपना इधर से काम चला लोगे, 100 दिन की गारंटी हम आपको दे रहे हैं। तो ये महात्मा गांधी जी के नाम से मनरेगा बनाया गया था। महात्मा गांधी नेशनल रूरल जो गारंटी एक्ट था एम्प्लॉयमेंट का, ये बनाया गया था भाई। तो इसकी फुल फॉर्म अभी आपने पीछे भी पढ़ ली है, नरेगा भी कहते हैं इसको, और महात्मा गांधी जी का नाम भी आगे इसमें जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि शुरुआत इसकी महात्मा गांधी जी के नाम से हुई थी दोस्तों। 200 था, फिर ये 130 हो गया। अच्छा जी, आप क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, अब थोड़ा सा मैं आपको एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में बता दूं भाई। तो एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और बच्चों एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोग हेल्प लेते हैं पॉवर्टी लाइन की, पॉवर्टी लाइन की मतलब भाई एक लाइन होगी, इस लाइन से जो ऊपर होगा, अब इस लाइन पे इनकम हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक लिमिट होगा कि इस लाइन से ऊपर वाला जो होगा उसे रिच माना जाएगा, और जो नीचे वाला होगा उसे क्या माना जाएगा, पुअर माना जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजरमेंट होता है। और रिलेटिव पॉवर्टी जो होती है वो दो पर्सन ए और बी के बीच में रिलेशन दिखाती है। मतलब सपोज करो ए भी अमीर है और बी भी अमीर है, लेकिन बी ए से ज्यादा अमीर है, तो बोला जाएगा कि ए गरीब है इन कंपैरिजन टू बी। हालांकि इस एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से दोनों के दोनों ही अमीर है, ए भी अमीर है, बी भी अमीर है, बट ए बी से गरीब है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी दो लोगों के बीच में, दो स्टेट्स के बीच में, दो रीजन के बीच में एक कंपैरिजन करके दिखाता है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी सही है, रिलेटिव पॉवर्टी कंपैरिजन करके दिखाता है। तो भाई ये एकदम सही आंसर बनता है, क्योंकि रिलेटिव पॉवर्टी की हेल्प से तो हम ये नहीं देख सकते ना कि कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, क्योंकि ये तो अमीर को भी गरीब बना दे रहा है। अब हो सकता है मिस्टर कोई सी आ जाए, वो बी से भी ज्यादा अमीर हो, तो बी उससे गरीब हो जाएगा। तो एक पर्सन अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, किसके हिसाब से, रिलेटिव पॉवर्टी के हिसाब से। तो दोस्तों इसका आंसर रिलेटिव तो हो ही नहीं सकता, इसका आंसर एब्सोल्यूट हो जाएगा। सी हमारा सही आंसर अभी इन तीनों ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर है। अब आ जाओ डी पे, इनएबिलिटी टू सिक्योर द मिनिमम फूड कंजम्पशन। यहां सिर्फ फूड कंजम्पशन की बात कर रहा है। अच्छा जी, नीड्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पॉवर्टी। ये कह रहा है कि अगर कोई पर्सन सिर्फ खाना नहीं खा पा रहा है तो उसे गरीब कहा जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो सकता, सिर्फ खाने के हिसाब से हम उसे गरीब मेजर नहीं करते या अमीर मेजर नहीं करते। बहुत सारे नॉर्म्स हैं, रोटी कपड़ा और मकान। भाई आप लोगों ने मूवीज के नाम सुने होंगे पुराने टाइम की, हमारे गोविंदा जी, अमिताभ बच्चन जी बनाते थे इस तरह की मूवीज। हमारी रोटी कपड़ा और मकान तो जरूरी है ही है, और उसमें एजुकेशन हेल्थ वगैरह भी अब ऐड कर दिया गया है, और फ्यूचर में और चीजें भी ऐड करी जाएंगी। अगर आप वो पूरी नहीं कर पा रहे हो तो आप गरीब हो। सिर्फ खाने को गरीब नहीं माना जाएगा, खाना तो आजकल लगभग सभी लोग खा लेते हैं। बहुत कम ऐसा परसेंटेज है इंडिया में और बाकी कंट्रीज में भी जो भूखमरी से मर रहा है, कुछ देशों को अगर छोड़ दिया जाए
जो बहुत ही ज्यादा गरीब है। इंडिया में अब भुखमरी से मरने वालों की संख्या पहले से बहुत डाउन हो चुकी है, क्योंकि लोगों में जागरूकता आई है, लोग हेल्प करने लग गए हैं आप लोगों की। और मैं आप लोगों से भी विनती करूंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा खाना बचता है तो उसे बिल्कुल ना फेंकें, किसी ऐसे पर्सन को खिलाएं जिसको उसकी जरूरत है, या फिर आपके गली में, आपके आसपास के एरिया में जानवर वगैरह होंगे, आप उनकी हेल्प करें, उनको खाना खिलाएं। स्ट्रीट डॉग्स को खिला सकते हैं, गाय जानवर वगैरह वहां पर आपके घूमते होंगे आसपास, उनको आप दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं। मतलब नाली में फेंकने से अच्छा है कि उस खाने को किसी को खिला दिया जाए। बच्चों थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन जो मिलती है वो अलग ही लेवल की होती है। तो खाना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, यह आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि गरीबी पूरी तरह से नहीं हटी है। आपका वो वेस्ट किया हुआ खाना किसी ना किसी की मदद जरूर कर देगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा हमारे अलग अलग डिजाइन बन गए हैं, जरा बोर्ड पे उसे हटा दिया जाए। तो भाई आंसर इसका एब्सोल्यूट पॉवर्टी आ गया, ये मेजर गलत हो गया, तो ये वाला आंसर नहीं होगा आपका। तो कंप्यूटर महोदय सी हमारा सही आंसर आ गया भाई। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है, द मेजर रीजन फॉर फिक्सिंग हायर कैलोरी इनटेक फॉर रूरल पीपल इज, क्या रहेगा, जो गरीब लोग होते हैं उनको हमने बोला है कि भैया उनकी कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा होनी चाहिए शहरों से। भाई ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए, क्यों भाई, क्योंकि रूरल एरिया के लोग जो है वो ज्यादा काम करते हैं, और शहरी एरिया के लोग जो है रूरल एरिया कंपैरिजन में कम काम करते हैं। लेकिन यहां पर घंटे ऑफ वर्क करने की बात नहीं हो रही, कितने घंटे काम करते हैं, यहां पर फिजिकल और मेंटल वर्क की बात हो रही है। जो फिजिकल वर्क है दोस्तों, अगर आप रनिंग करोगे तो आपकी ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम होंगी, और अगर आप लैपटॉप पे काम करोगे तो आपकी कम कैलोरीज कंज्यूम होंगी। भाई लैपटॉप पे काम करने वाले को मेंटल प्रेशर ज्यादा होगा, और खेत में काम करने वाले को फिजिकल प्रेशर ज्यादा होगा। तो फिजिकल प्रेशर वाले को ज्यादा कैलोरी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली बर्न होने वाली है, और लैपटॉप पे काम करने वाले को, मेंटली वर्क करने वाले को इनडायरेक्टली कैलोरीज की कंजम्पशन होती है, तो उतनी ज्यादा नहीं होती, वो मेंटल प्रेशर में मर जाता है बेचारा। तो कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या रीजन है। पहला, दे आर लेथार्जिक एंड दस रिक्वायर हायर कैलोरीज। कह रहा है कि गांव के लोग आलसी होते हैं, अरे शहर के लोग आलसी होते हैं, गांव वाले तो सूरज के उगने से पहले उठ जाते हैं। अच्छा जी, दे डू मोर फिजिकल वर्क देन अर्बन वर्कर एंड दस रिक्वायर हायर कैलोरी। भाई बिल्कुल सही बात कह रहा है, जो हमने अभी बात करी वही तो कह रहा है। तो इसका बच्चों बी आंसर हो जाएगा, बोथ ए और बी नहीं हो सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं हो सकता। आ जाओ जी आंसर भैया, आंसर भैया भी आ गए हमारे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, गवर्नमेंट यूजेस डैश एज अ प्रॉक्सी फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड टू आइडेंटिफाई द पुअर। भाई गरीबी को मेजर करने के लिए सरकार क्या हिसाब लगाती है। भाई सरकार एक मंथली रिकॉर्ड बनाती है, और उसी मंथली रिकॉर्ड के हिसाब से वो देखती है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। अब इस मंथली रिकॉर्ड को कैसे बनाया जाएगा, तो क्वार्टरली नहीं करा जाता है। इसमें क्वार्टरली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का कोई मेजरमेंट नहीं है, वो स्टडीज वगैरह के लिए यूज किया जाएगा। बट गवर्नमेंट प्रॉक्सी ऑफ इनकम हाउस होल्ड के हिसाब से निकालती है कि भैया कितने गरीब हैं। तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इनकम इसका सही आंसर होगा। ईयरली वाले में तो नेशनल इनकम वाली चीजें आ जाती हैं, भाई ईयरली एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, क्योंकि पूरे ईयर के अंदर गरीबों के अंदर बहुत फ्लक्चुएशंस होती हैं। वो पूरे साल में कभी भी गरीब हो जाते हैं, कभी भी अमीर हो जाते हैं, कभी और गरीब हो जाते हैं। भाई ये नॉर्मली सीजनल वर्कर्स हैं, कैजुअल वर्कर्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़े टाइम के लिए कहीं पर नौकरी कर पाते हैं, बाकी टाइम अपना खेती करते रहते हैं। तो इस तरीके से इनको भाई ईयरली के हिसाब से, और यहां तो लिख दिया बाई ईयरली, मतलब 2-2 साल का, नहीं नहीं इन सब के हिसाब से नहीं होगा। यहां पर मंथली मेजरमेंट थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि मंथ के हिसाब से, इनकी अर्निंग के हिसाब से इनका एक्सपेंडिचर जो है थोड़ा सा उस पर डिपेंड करता है। तो भाई बी आंसर होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है पॉवर्टी गैप इंप्लाइज द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, द गिवन स्टेटमेंट इज। भाई मैं आपको बताऊं कि ये वाली स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, फॉल्स है। पॉवर्टी गैप कभी ये नहीं दिखाता कि अमीर और गरीब के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या गैप है। पॉवर्टी गैप तो ये दिखाता है कि जो पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे जो पुअर पर्सन्स हैं उनका एवरेज क्या है।
कि भाई पॉवर्टी लाइन से कितनी नीचे कोई पर्सन जा रहा है, उसे पॉवर्टी गैप कहा जाता है भाई। ये अमीर और गरीब के बीच में गैप नहीं दिखाता, ये सिर्फ गरीब की बात कर रहा होता है। तो ये स्टेटमेंट एकदम फॉल्स साबित हो गई। कंप्यूटर जी आंसर बताइए बी। इसमें और कुछ डिस्कस करने के लिए ऑप्शन ही नहीं बचते, पार्शली और पार्शली तो होता ही नहीं कुछ भी, तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। पार्शली वाले ऑप्शन तो एकदम ही डिफरेंट होते हैं, जिसमें आधी बात सही और आधी बात मॉडरेट हो सकती है, मतलब वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 6 लेके आओ भैया। अच्छा जी, क्या कह रहा है भाई, देखो कैलोरी की बात कर दी फिर से। द कैलोरी इनटेक रिक्वायरमेंट हैज बीन फिक्स्ड एट अ हायर लेवल फॉर अर्बन एरियाज। फिर उल्टी बात कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज के लिए हायर, यहीं से क्वेश्चन गलत हो गया। कैलोरी इनटेक हमेशा रूरल के लिए हायर होता है, अर्बन के लिए हायर नहीं होता। देन रूरल एरियाज, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, एकदम गलत साबित हो गया। तो भैया 6 आंसर दिखाओ जरा। बी, कितना लड्डू, अरे यही क्वेश्चन आने वाले हैं, कुछ लड्डू और कुछ ट्रिकी। आज जरा अगले क्वेश्चन पे बहुत चौड़े हो रहे हो। द पॉवर्टी लाइन इन 2009-10 फॉर रूरल एरिया was fixed at consumption worth rupees 860 per person a month. The given statement is। अब आ गया डेटा वाला। अब कहोगे सर अब तो याद ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा भाई, ये कह रहा है कि 860 पर पर्सन पर मंथ रखा गया 2009-10 में। नहीं जी, 860 पर पर्सन था, आपको याद भी आएगा। हाँ अरे यही टिक लगा दिया, अरे भैया भाई, लेकिन याद रखना रूरल एरिया के नहीं था 800%, 860 पर पर्सन रूरल एरिया के लिए नहीं था, 860 पर पर्सन तो अर्बन एरिया के लिए था। ये 860 पर पर्सन किसके लिए था, अर्बन के लिए था भैया, रूरल के नहीं था। रूरल एरिया के लिए कितना था, रूरल एरिया के लिए 673, कितना था भाई, 673 कैलोरीज था रूरल एरिया के लिए। यहां गड़बड़ कर जाते आप, आपको याद रहता कि भाई 860 तो होता ही है, तो भाई 2009-10 में 860 था, लेकिन ये छोटी सी बात आपके नंबर काट सकती है। तो भैया जब भी टिक लगातार सही जाते चले जाए, आपको लगे ये आसान ये आसान ये आसान, समझ जाना खेल हो रहा है आपके साथ। एक क्वेश्चन पक्का गलत करवाने के लिए आपको 4 बहुत आसान क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भैया उन जैसे ही 3-4 क्वेश्चन आपके सही होने लग जाए, अलर्टनेस बढ़ा दिया करो, ना कि लूज हो जाया करो। अलर्टनेस बढ़ानी है, लगातार आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं भाई, अगला क्वेश्चन खेल खेल सकता है आपके साथ। तो देखो 860 दे दिया, बट साथ में रूरल फेल दिया, अर्बन होना चाहिए था, तो 860 सही हो जाता। तो ये वाली स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गई। लगातार 3 क्वेश्चन फॉल्स के दे दिए, आप हो जाएगा एक तो ट्रू होना चाहिए था, ये वाला ही ट्रू होगा, और उसी वाले में खेल गया आपके साथ। सारा साइकोलॉजी का गेम है दोस्तों, गलती नहीं करोगे अगर ध्यान दोगे, पूरी वीडियो को ध्यान से देख लो, कॉपी पेन लेकर रूल बना लो अपने, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो आंसर क्या आ गया भाई, देखो बी आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा आपको, वरना गलत हो जाएगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 8वां क्वेश्चन आ जाओ। सीजनल वर्कर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, कौन कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई सीजनल वर्कर्स जो होते हैं। तो भैया 4 तरह के वर्कर, पहले तो आप समझ लो जरा ध्यान से कि ये 4 तरह के वर्कर कौन कौन से होते हैं। तो पहला दे रखा है आपको चर्निंग पुअर, फिर ट्रांजिएंट, और इधर क्रॉनिक पुअर, और चौथे वाले आपके नॉन पुअर। तो देख लो भाई कौन कौन से पुअर कैसे कैसे होते हैं भाई। ये वाले हैं क्रॉनिक पुअर। इरफान खान साहब की एक मूवी है जिसमें इन वाले पुअर को बहुत बढ़िया तरीके से बताया गया है। तो एग्जैक्टली मुझे उन एक्टर का नाम याद नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम गरीब पैदा हुए, हमारे पिताजी भी गरीब थे, हमारे पिताजी के पिताजी भी गरीब थे, हमारा बेटा भी गरीब होगा और उसके बेटे का बेटा भी गरीब होगा। मतलब ये वो वाले गरीब होते हैं जो गरीब ही रहते हैं हमेशा, इसे कहते हैं क्रॉनिक पुअर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो गरीब पैदा होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीब पैदा होके गरीब ही मर जाना ये सबसे गलत बात है। जिंदगी में इस बात को गांठ बांध लोगे, तरक्की जरूर करोगे दोस्तों। मरना गरीब नहीं है, देश को भी अमीर करना है और अपने आप को भी अमीर करना है। तो तरक्की करने के लिए मेहनत करनी बहुत जरूरी है।
अच्छा जी, तो क्रॉनिक पुअर कौन से होते हैं भाई? हमेशा जो गरीब रहते हैं, हमें तो ऑलवेज पुअर, ऑलवेज पुअर। ये पूरे साल कभी अमीर हो ही नहीं पाते, इनकी जिंदगी एकदम किल्लत में ही जाती है। अच्छा जी, तो दूसरे कौन से होते हैं दोस्तों हमारे, जरा इनके बारे में बात करते हैं। ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर थोड़े से ठीक ठाक आदमी होते हैं, इनको अच्छा खासा काम मिलता रहता है, ये आसानी से गरीब नहीं होते, हमेशा गरीबी के ऊपर रहते हैं, बढ़िया, मतलब भगवान का दिया हुआ इनके पास ठीक ठाक चलता रहता है काम, खाने पीने की दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी ठीक ठाक करवा देते हैं अपने बच्चों की, मतलब परिवार में बहुत दिक्कतें नहीं आती। तो यूजुअली जो है ये नॉन पुअर रहते हैं दोस्तों, नॉन पुअर, यूजुअली ये नॉन पुअर रहते हैं, मतलब गरीब नहीं होते नॉर्मली। लेकिन कभी कभी अचानक से इनके साथ बैड कंडीशन आ जाती हैं, या फिर आप कह दो इनका बैड लक काम करने लग जाता है, और ये पूरे साल में कभी भी गरीब हो जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, और फिर दोबारा उभरने की कोशिश करते हैं। जैसे नॉर्मली गरीबी से ऊपर चल रहे हैं, अचानक से ये नीचे आ जाते हैं, कोरोना आ गया, बर्बाद हो गए, फिर धीरे 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 कोशिश करी और फिर ये गरीबी से ऊपर चलने लग गए। तो ये कभी कभी गरीबी की चपेट में आ जाते हैं, तो यहां बड़ी दिक्कत है। तो इस सिचुएशन में ये क्या हो गए जी, गरीब हो गए, वरना ये बाकी पूरी की पूरी कंडीशन में क्या बने रहते हैं, अमीर। तो अगर इनका आप डायग्राम बनाना चाहो अच्छे से, तो थोड़ा सा तरीके से बना देते हैं इनका डायग्राम, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो ये हो गई हमारी पॉवर्टी लाइन, और ये हो गए हमारे ट्रांजिएंट पुअर, ये ऐसे ऊपर 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 चल रहे हैं, और अचानक से नीचे आए और फिर से दोबारा से ऊपर चले गए। इस तरीके से इनका ग्राफ बनता है कुछ। अब आ गए हमारे चर्निंग पुअर। ये कौन से होते हैं भाई? ये पूरे साल बेचारे मशक्कत में लगे रहते हैं, इनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है भाई, ये गरीब है अमीर हो गए, थोड़ी देर तक अमीर फिर गरीब हो गए, फिर चलते रहे, फिर अमीर फिर गरीब फिर अमीर फिर गरीब, मतलब पूरे साल इनका ग्राफ जो है इस पॉवर्टी लाइन के आसपास ही मंडराता रहता है। तो ऐसे वर्कर्स जिनको सीजन के हिसाब से काम मिलता है, भाई किसी टाइम का सीजन आया काम मिल गया, फिर सीजन गया फिर नीचे, फिर सीजन आया फिर ऊपर, फिर सीजन चला गया फिर गरीब, फिर, मतलब ये पूरे साल सीजन के हिसाब से काम करते रहते हैं, सीजन के हिसाब से पैसा आता रहता है, पैसा नहीं आता रहता। तो चर्निंग पुअर जो हो गए वो क्या हो गए भाई, सीजनल वर्कर होते हैं। और ये ऐसे पुअर हैं तो पूरे साल बच्चों कभी इन होते हैं और कभी आउट होते हैं इस पॉवर्टी लाइन में। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ये तो पूरे साल गरीब रहते हैं, ये पूरे साल अमीर रहते हैं, कभी कभी गरीब होते हैं, ये पूरे साल ऊपर नीचे होते रहते हैं बेचारे। और नॉन पुअर तो वो लोग हैं जो पूरे साल में कभी भी गरीब नहीं होते, इस पॉवर्टी लाइन के आसपास भी नहीं भटकते, ऊपर ही ऊपर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है जी नॉन पुअर पर्सन। तो भाई कंप्यूटर जी जरा इसका आंसर देखिए जरा, क्या हो गया, इसका बी आंसर हो गया भाई। अब चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। ये कह रहा है कौन सी वाली बात पॉवर्टी की पूरी कंडीशन पूरी कर दें। तो मैं पढ़ने से पहले ही आपको बता दूं, कोई भी पर्सन अगर अपनी बेसिक नेसेसिटीज, बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो क्या होता है भाई, गरीब होता है। उसमें क्या क्या आ सकता है, खाना, मतलब रोटी कपड़ी मकान, कपड़ी कह रहा हूं, रोटी कपड़ा और मकान, एजुकेशन और हेल्थ, मतलब कुछ 4-5 फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं, और अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीजें पॉवर्टी के लिए जरूरी हो जाती है। बट इंडिया के केस में देखा जाए तो ये रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ, ये आपकी मेन फीचर्स आएंगे। तो अनेबल टू मीट द कंजम्पशन ऑफ लग्जरियस गुड्स, अरे वाह, कह रहे हैं कि यार ऑडी कार पे नहीं चल पाता हूं, बीएमडब्ल्यू पे चलता हूं, मैं चाहता हूं कि पोर्शे और गाड़ियां मिल जाए, तो अभी गरीब हूं, तो भाई वो क्या गरीब माना जाएगा? अरे नहीं माना जाएगा भाई। जो लग्जरी नहीं कर पा रहा है, कह रहा है यार घर में खाली पंखा लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, एसी नहीं लगा हुआ है, गरीब हूं, भाई वो गरीब नहीं माना जाएगा। तो लग्जरियस गुड्स वाले नहीं होते। अच्छा जी, अनेबल टू मीट द मिनिमम कंजम्पशन ऑफ बेसिक गुड्स सच एज फूड, हाँ आना शुरू हुआ भाई, क्लोथिंग, अरे वाह, एक्सेट्रा, मतलब इन्होंने ज्यादा कुछ देना पसंद नहीं करा, कुछ आइटम मिसिंग हो गए,
तो अभी तक इसमें जितना लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये ठीक है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, लेकिन एक्सेट्रा लगा के बच गया है कि भाई आगे वाली बातें भी हो सकती हैं। अब आगे देखते हैं, क्या पता इससे बेटर किसी ने बताया है। अनेबल टू हैव मीट कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन। लो जी, ये तो लग्जरियस की बात कर रहा था, ये तो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन पे आ गया। ये कह रहा है यार गरीब हो गया हूं साला, पहले 10 हेलीकॉप्टर थे, अब केवल 6-7 हेलीकॉप्टर रह गए मेरे पास, अपना पर्सनल जेट प्लेन से चलता हूं, पहले 500 बिल्डिंगें थी मेरे पास, अब 450 बिल्डिंगें रह गई, गरीब हो गया हूं। तो ये गलत बात है भाई, ये अमीरी में ही आएगा, ये गरीब में नहीं आने वाला। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो भाई बी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। सारी बातें नहीं बताई, लेकिन कुछ बातें तो बता ही दी हैं यहां पर। तो भाई हमारा आंसर हो गया बी। कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। बी आपके सामने आंसर आ गया। अब देखो जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। भारत में गरीबी का कारण क्या है। अगर मैं इसका आंसर नहीं भी बताऊंगा ना तो आप लोगों को पता है, बहुत सारे कारण है गरीबी के, उनमें से जो यहाँ है उस पर आंसर लगा देना, जो यहाँ नहीं है उस पर टिक लगाने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता दो जरा फटाफट से, जल्दी से, एकदम देख रहा हूं मैं आपका आंसर। देखते हैं भाई, लो कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ जी बिल्कुल, भारत में जो पैसा लगाया जाता है उसके दोबारा से कैपिटल फॉर्मेशन बहुत स्लो है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिटर्न बहुत अच्छे नहीं है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी सही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, दूसरे देशों से अभी हमारा बहुत कम है। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ये तो मेन इतना, इसे नंबर ए पे डालना चाहिए था, सबसे जरूरी यही, सबसे मुश्किल यही कर रही है भाई पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होती है तो रिसोर्सेस कम पड़ जाते हैं, थाइनॉस बनाना पड़ेगा चुटकी बजाने के लिए, पॉपुलेशन कम करने के लिए। अच्छा जी, तो ये तीनों के तीनों ही सही जवाब लग रहे हैं, तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जरा कंप्यूटर जी जरा आंसर बताइए। डी आपका आंसर हो गया। तो भाई देखते हैं किस किसने सही जवाब दिया है।